Hello everyone. Today's topic is epistemology of न्याय philosophy. न्याय दर्शन का प्रमाण शास्त्र. So first of all, introduction of न्याय philosophy. Maharishi Gautam is the founder of न्याय philosophy. महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता थे या फाउंडर थे. He is also known as Akshapad. Hence, Nyaya philosophy is also called अक्षपाद दर्शन. महर्षि गौतम को अक्षपाद के नाम से भी जाना जाता था और उन्हीं के नाम पे न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है. न्याय is a Sanskrit word which means justice, rules or judgment. न्याय शब्द संस्कृत भाषा से बना हुआ है जिसका अर्थ है न्याय. न्याय यानी न्याय संगत होना या न्यायशील होना. सो ये न्याय विच इज रिलेटेड टू जस्टिस एंड जजमेंट, जैसे कोई न्याय देना, निर्णय देना. तो ऐसे न्याय फिलॉसफी का ये जो वर्ड है न्याय, ये जस्टिस, रूल, जजमेंट ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. Nyaya is one of the 6 orthodox schools in Indian philosophy. I mentioned in the video introduction of Indian philosophy, there are total 9 schools in the Indian philosophy. 3 are heterodox and 6 are orthodox. So Nyaya is one of the orthodox school which accept the authority of Vedas. The basis of Nyaya Darshan is Nyay Sutra written by Gautam मुनि और महर्षि गौतम. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंडियन फिलॉसफी की जितनी भी विचारधाराएं हैं उनका अपना एक साहित्य है जो उस पूरे दर्शन का आधार है. जैसे सांख्य का सांख्य सूत्र, योग का योग सूत्र, ऐसे ही न्याय दर्शन का भी आधार है न्याय सूत्र जो गौतम मुनि ने लिखा था. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट दैट ऑल लिटरेचर ऑफ न्याय दर्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओल्ड न्याय एंड न्यू न्याय. इट मीन्स प्राचीन न्याय और नव्य न्याय. न्याय को 2 भागों में बांटा गया है. So the Nyaya Sutra written by Gautam is said to be the best authentic treatise of old न्याय. तो जो प्राचीन न्याय का आधार है वो है न्याय सूत्र. नव्य न्याय begins with a book titled तत्व चिंतामणि written by गंगेश उपाध्याय. तो जो प्राचीन न्याय था उसका आधार सूत्र न्याय सूत्र है और जो नव्य न्याय है उसका आधार ये बुक है तत्व चिंतामणि जो गंगेश उपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी. लाइक अदर इंडियन फिलोसफीज, न्याय दर्शन ऑल्सो हैज द अल्टीमेट गोल ऑफ मोक्ष. जैसे भारतीय दर्शन के सभी विचारधाराओं का जो चरम लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल है, वो मोक्ष है, लिबरेशन है. उसी तरह न्याय दर्शन में भी मोक्ष पाना उनका चरम लक्ष्य है. Salvation can be achieved only by knowing the true nature of thing. न्याय दर्शन में ये माना गया है कि जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं या वर्ल्डली थिंग्स है, वो ही एकमात्र रियलिटी है. वो बाहरी वस्तुओं को यथार्थ समझते हैं. इसलिए वो कहते हैं कि उन वस्तुओं के ट्रू नेचर को जानना, वस्तु जैसी है वैसा ही जानना सैल्वेशन का एक पाथ है. आप तब लिबरेट हो सकते हैं जब आप वस्तु को एज इट उसका नॉलेज गेन कर लेंगे. एंड क्योंकि नॉलेज हमें कहाँ से गेन होगी, डेफिनेटली इसके लिए मीन्स ऑफ नॉलेज चाहिए. तो न्याय फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो कहते हैं कि मोक्ष तभी मिलेगा जब आप
नॉलेज गेन करेंगे ऑब्जेक्ट्स का, बिना उन्हें जाने आप लिबरेट नहीं हो सकते. सो एपिस्टेमोलॉजी हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन फिलोसफी ऑफ न्याय. Nyaya schools epistemology accept 4 out of 6 pramanas as valid means of knowledge. Pratyaksh means perception, anuman, inference, upaman, comparison and shabd, verbal testimony. So न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को वैध ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है. प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण. As there is a detailed discussion about Praman in Nyaya philosophy, so this system is also called Praman Shastra. इस न्याय दर्शन को, क्योंकि इसमें प्रमाणों का बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है और एक एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाई गई है और प्रमाण पर ही मोक्ष बेस्ड है, तो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो न्याय दर्शन में बहुत स्ट्रांग है और इसलिए कभी कभी से प्रमाण शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है. सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ न्याय फिलोसफी. नाउ एपिस्टेमोलॉजी में जाने से पहले या उसकी डीपनेस को देखने से पहले हम देखते हैं कि नॉलेज है क्या. ठीक है, क्योंकि जो एपिस्टेमोलॉजी है न्याय का वो इतना डीप है कि उसके पहले हमें अपना फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा. उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, द नेचर ऑफ नॉलेज, द फॉर्म ऑफ नॉलेज, डिवीजन ऑफ नॉलेज. ठीक है, डिवीजन में बहुत सारी कैटेगरीज है. तो आज हम इस लेक्चर में फाउंडेशन क्लियर करेंगे एपिस्टेमोलॉजी का. सो द नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्वरूप. In the philosophy of Nyaya, knowledge is considered synonymous with cognition and apprehension. या यहाँ पे और भी कर सकते हैं. तो कहते हैं कि जो ज्ञान का क्या मतलब है न्याय दर्शन में, कॉग्निशन या एप्रिहेंशन, किसी चीज़ का अनुभव या साक्षात अनुभव होना, साक्षात ज्ञान होना, उस चीज़ का प्रत्यक्ष होना, ये ज्ञान है. जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि एक मेज है, मेज का आप साक्षात अनुभव करते हैं, आप उसे छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, उसका कलर पता है, उसका शेप पता है, उसका पूरा ऑब्जेक्टिफिकेशन हो सकता है. तो उससे, उस ऑब्जेक्टिफिकेशन से, उस अनुभव से आपको जो ज्ञान हो रहा है वो डेफिनेटली एक ज्ञान की कैटेगरी में नॉलेज फॉर्म कर रहा है, इसलिए उसे हम नॉलेज कहेंगे. इट मीन्स नॉलेज इज अ कॉग्निशन और एप्रीहेंशन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट. हमें जो वस्तुओं का अनुभव होता है, साक्षात अनुभव होता है, डायरेक्ट परसेप्शन होता है या डायरेक्ट नॉलेज होता है, उसे ही हम दैट इज द रियल नेचर ऑफ नॉलेज. न्यायिकास एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि ये जो वस्तुएं हैं, बाहरी वस्तुएं हैं या भौतिक वस्तुएं हैं, उनका अस्तित्व किसी पर भी निर्भर नहीं करता, वो आपके अस्तित्व के पर भी निर्भर नहीं करता. या कई लोग कहते हैं कि थॉट चीज़ों को कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बनाता है, तो ऐसा भी नहीं है. न्याय ये रियलिटी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वो कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं, जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हैं, वो अपने आप में रियल हैं. उनकी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए हमें किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. तो इट्स लाइक कि एक टेबल है तो वो है, एग्जिस्ट कर रही है, फ्रीली एग्जिस्ट कर रही है. ये आपके थॉट पर डिपेंड नहीं करती कि जब हम इसके बारे में सोचेंगे या हम इसके बारे में कुछ मेंटल क्रिएशन करेंगे तभी ये एग्जिस्ट करेगी. नहीं, वो एक अलग विचारधारा है, दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म. अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आइडिया कम्स प्रायर देन थिंग्स. बट रियलिज्म क्या है कि रियलिज्म इज ऑल अबाउट द real acceptance of object and independent existence. हम कहीं ना कहीं उन वस्तु को बिल्कुल फ्री या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करते हैं. It not only assert a reality but also admits that worldly object can be known by means of knowledge. वो सिर्फ
जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हैं इसको नहीं मानते, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम जान भी सकते हैं, उन्हें हम प्रमाणों के थ्रू, द मीन्स ऑफ नॉलेज, जैसे परसेप्शन हो गया, इन्फ्रेंस हो गया, या वर्बल टेस्टमनी हो गई, तो उनके थ्रू हमें उनकी नॉलेज मिलती है। सो इट्स नॉट अबाउट कि जो एग्जिस्टेंट रियलिटी है बस उतना ही हमारे पास लिमिटेड है, नहीं, उस रियलिटी को हम मीन्स के थ्रू जानते हैं। दैट इज कंप्लीट रियलिज्म ऑफ न्याय फिलोसफी। इन दिस वे न्यायिकाज आर द सपोर्टर ऑफ रियलिज्म और यथार्थवाद, क्योंकि जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके लिए यथार्थ हैं, ट्रू हैं, और यही उनका यथार्थवाद है। अकॉर्डिंग टू न्यायिकाज, नोअर एंड नोएबल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट एंड नॉलेज रिवील्स बोथ ऑफ देम। नोअर यानी जिसको नॉलेज हो रही है, ज्ञाता, और नोएबल ऑब्जेक्ट यानी जैसे कोई वस्तु, जैसे मुझे टेबल की नॉलेज हो रही है, तो जो टेबल की नॉलेज है, द नॉलेज ऑफ टेबल रिवील्स बोथ द फैक्ट, बोथ द एस्पेक्ट, एज अ नोअर, मी, एंड द ऑब्जेक्ट, नोएबल ऑब्जेक्ट, वो दोनों को रिवील कर रही है वो नॉलेज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थॉट इन न्याय फिलोसफी। बेसिक थॉट्स हैं कि एक्चुअली में नॉलेज है क्या। The nature of knowledge has been considered as light in Nyaya philosophy. Just as a lamp illuminates an object, knowledge also illuminates an object and knower also. तो क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे भी ये पॉइंट डिस्कस किया कि जो नॉलेज है वो एक प्रकाश की तरह काम करती है। जैसे सपोज एक कैंडल है या लैम्प है, तो आप जब उसको जलाते हैं तो अंधेरा खत्म होता है और चीज़ें क्लियर दिखने लगती हैं। तो यानी वो क्या कर रहे हैं, वो वस्तु को प्रकाशित कर रहे हैं। तो यहाँ भी जब नॉलेज होती है, नॉलेज एक प्रकाश की तरह है, लाइट की तरह है, वो ऑब्जेक्ट को भी दिखाती है, नोअर को भी दिखाती है कि हाँ दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों ही उस नॉलेज से प्रकाशित हो रहे हैं। According to Nyaya philosophy, knowledge is the attribute of the soul. Knowledge is not possible without the soul or knower. तो in the Nyaya philosophy, knowledge और the consciousness is the attribute of soul. वो उसका स्वाभाविक गुण है, एक्चुअली नेचुरल एट्रीब्यूट है। और वो कहते हैं कि इवन नोअर के बिना तो नॉलेज हो ही नहीं सकती। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर नोअर नहीं होगा, ज्ञाता नहीं होगा, तो नॉलेज किसे होगी। तो अभी हम एक्चुअली पढ़ेंगे, इसका एक ट्राइपार्ट भी है जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि नोअर एंड नोएबल थिंग्स या नोएबल ऑब्जेक्ट एंड द मीन्स ऑफ नॉलेज कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे को। सो दिस इज द नेचर ऑफ नॉलेज। नाउ द डिवीजन ऑफ नॉलेज और कॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप न्याय के एपिस्टेमोलॉजी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो नॉलेज है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, बेसिकली उसको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है अनुभव, अनुभव यानी प्रेजेंटेटिव कॉग्निशन, एंड एक होता है मेमोरी। मेमोरी को हम सेपरेटली, क्या है मेमोरी, वैसे तो हम सब जानते हैं, बट हमारा ये पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अनुभव होते हैं, जो कॉग्निशन होता है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज वैलिड नॉलेज, जिसे हम प्रमा कहते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, प्रमा। एंड इसको हम यथार्थ ज्ञान भी कहते हैं। दूसरी तरफ है नॉन वैलिड नॉलेज, इट मीन्स अप्रमा, अयथार्थ ज्ञान। तो अनुभव हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो वैलिड, एक नॉन वैलिड, ठीक है। अब जो प्रमा है या जो यथार्थ ज्ञान है, वो चार तरह का बताया है: प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, उपमिति। यानी ये हमें, देखिए आप, जो हमारे प्रमाण है उन्हीं से ये ज्ञान निकल कर आया है, क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुभव के द्वारा अनुमान के द्वारा जो होता है उसे अनुमिति कहते हैं। जो शब्द प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे शाब्द कहते हैं। और जो उपमान
प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे उपमिति कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके प्रमाण भी लिखे हैं, परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस अनुमान, टेस्टिमनी शब्द प्रमाण, कंपैरिजन उपमान। दूसरी तरफ जो अयथार्थ ज्ञान होता है वो भी 3 रूपों में जाना जाता है। एक संशय यानी डाउट, दूसरा होता है भ्रम एरर या फिर इल्यूजन, एंड थर्ड वन इज हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग, दोनों ही कह सकते हैं, जिसको होता है तर्क। अब ये सब वर्डिंग्स हैं क्या, ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो न्यायिकास डिवाइडेड कॉग्निशन और knowledge, don't be confused about the word knowledge, into 2 types, memory and अनुभव। तो memory is what? Memory is related to past experience। हम उसको प्रेजेंट में एक्सपीरियंस नहीं करते, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होती है, और पास्ट एक्सपीरियंस का जो प्रिंट होता है वो कहीं ना कहीं मेमोरी की तरह काम करता है। सो मेमोरी इज नॉट काउंटेड एज करेक्ट कॉग्निशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है, डायरेक्ट नॉलेज हमको नहीं मिल रही है, मेमोरी जो पहले से ही स्टोर हो चुकी है। दूसरी तरफ आते हैं अनुभव। द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिसीव्ड बाय द सेंसेस इज कॉल्ड अनुभव। अब क्या है, आप जब किसी भी वस्तु का एक्सपीरियंस करते हैं, आप उसे टच करके देखें या आप उसे आंखों से देखें या जैसे भी देखें, आप जैसे भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपका अनुभव है। अब अनुभव 2 तरह के होते हैं, वैलिड एंड नॉन वैलिड। जैसा कि हमने पीछे डिवीजन में भी पढ़ा कि अनुभव 2 तरह के होते हैं, ये वैलिड एंड सेकेंड नॉन वैलिड। एंड वैलिड को प्रमा कहते हैं एंड नॉन वैलिड को अप्रमा कहते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रमा और अप्रमा है क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्याय फिलॉसफी। सो प्रमा एंड अप्रमा, इनको अगर अच्छी तरह से समझना है तो बेटर है कि हम इन्हें साथ साथ पढ़ें, तो हमें दोनों के डिफ्रेंसिएशन पता चल जाता है अच्छा से। प्रमा मीन्स वैलिड नॉलेज, इन अदर वर्ड्स राइट कॉग्निशन और करेक्ट कॉग्निशन। देयर आर मेनी वर्ड्स। ट्रू कॉग्निशन which contributes true knowledge of object is called प्रमा, यानी एक ऐसा सत्य अनुभव या सही अनुभव या संगत अनुभव जो हमें सत्य ज्ञान देता है, उसे वस्तुओं का सत्य ज्ञान देता है, उसे प्रमा कहते हैं। अब सत्य ज्ञान का क्या मतलब है, ये जो हमने बोला करेक्ट कॉग्निशन, ट्रू कॉग्निशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिसीविंग द ऑब्जेक्ट एज इट इज, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना, उसको वैसा ही देखना, ये है करेक्ट कॉग्निशन और राइट कॉग्निशन। जैसे कि हम कहें कि रस्सी को रस्सी की तरह ही देखना, सेब को सेब की तरह ही देखना, टेबल को टेबल की तरह ही देखना, तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जैसा है उसको उसी रूप में देखना इज अ राइट कॉग्निशन। कन्वर्सली false cognition which contributes to false knowledge is called अप्रमा। अब हमारा ये अनुभव जो गलत ज्ञान देता है, जैसे रस्सी को सांप समझना, ये गलत नॉलेज है। सो इन शॉर्ट अप्रमा इज इनवैलिड नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रमा एंड अप्रमा के बीच उसकी डेफिनेशन। When we imagine such qualities in an object that does not exist in the object, then it is wrong cognition of the object। जैसे कि मैंने right cognition क्लियर किया, वैसे ही wrong cognition क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट में ऐसी क्वालिटीज दिखना जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, रस्सी में सांप की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसमें सांप को पोजेस कर रहे हैं कि हाँ वो तो सांप की तरह सर्कुलर फॉर्म में है, या व्हाटएवर आप जो भी परसीव कर रहे हैं, आपको जो भी फॉल्स कॉग्निशन हो रहा है,
ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो क्वालिटीज नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, हम वो भी देख रहे हैं, दैट इज रॉन्ग कॉग्निशन। एग्जाम्पल भी यही दिया, एट नाइट वन पर्सन कंसीडर रोप एज रोप एंड अनदर पर्सन कंसीडर्स रोप एज अ स्नेक। In such a situation, the first person is getting true knowledge, or we can say prama. Sorry. And the other person is wrong cognition, yani aprama. So person is getting true knowledge, उसको हम प्रमा कहते हैं, and other person is wrong cognition, इसको अप्रमा कहते हैं। एक को रस्सी रस्सी की तरह दिख रही है, उसमें उसको सत्य ज्ञान हो रहा है, वो है वैलिड नॉलेज प्रमा। एक को रस्सी सांप की तरह दिख रही है, वो है नॉन वैलिड नॉलेज अप्रमा। अप्रमा डज नॉट करस्पॉन्ड टू रियलिटी, डेफिनेटली, क्योंकि रियलिटी तो रस्सी है, सांप नहीं है, इसलिए जो अप्रमा है वो कभी भी रियलिटी से कनेक्टेड नहीं होता। दस द नॉलेज में बी वैलिड और इनवैलिड। इस तरह हमें दो तरह के अनुभव हो सकते हैं, कॉग्निशन हो सकते हैं, वैलिड और इनवैलिड। न्यायिका सेड द वैलिड नॉलेज ऑफ इज ऑफ 4 टाइप्स, जैसा कि मैंने अभी डिवाइड किया था, आपको चार्ट में भी दिखाया था, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति एंड शब्द। सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज आर ऑल्सो 4 टाइप, क्योंकि 4 तरह का जो ज्ञान हो रहा है वो 4 प्रमाणों से ही निकल के आ रहा है। वो 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द प्रमाण। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रमा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रमा क्या है? देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो उसकी काफी सारी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है या जो बेसिक है वो फर्स्ट है यथार्थत्व, इट मीन्स करेक्टनेस, क्योंकि जो हमें प्रमा के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट की नॉलेज मिल रही है वो रियल में एग्जिस्ट कर रही है। थ्रू प्रमा द ऑब्जेक्ट लुक्स एज इट एक्चुअली इज, जैसा वो है यथार्थ में हमें वैसी ही नॉलेज हो रही है। तो therefore प्रमा is also called valid knowledge और it has a quality of faithfulness, यानी यथार्थता उसके अंदर होती है। सेकंड है अनुभव तत्व, यानी प्रेजेंटेटिवनेस, अनुभव हो रहा है, हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है ऑब्जेक्ट का थ्रू प्रमा। ठीक है, जो हमें नॉलेज हो रही है, तो नॉलेज कैसे हो रही है? जब हम उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसमें अनुभव तत्व का भी क्वालिटी है। एंड थर्ड वन असंदिग्ध तत्व, यानी डेफिनेटनेस, यानी कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट परसीव कर रहे हैं, तो हमें कोई डाउट नहीं है। ये हो गए प्रमा की क्वालिटीज, करेक्टनेस, प्रेजेंटेटिवनेस एंड डेफिनेटनेस। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रमा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रमा के कारक क्या हैं? क्या 3 जरूरी, बहुत जरूरी हैं। क्या? प्रमाता यानी नोअर, प्रमेय ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज। The 3 things are very very important in the context of prama, because if even one constituent is missing, prama is not possible. कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूट इसमें से अगर मिसिंग होता है, प्रमाता नहीं होता या प्रमेय नहीं होता या प्रमाण नहीं होता, तो नॉलेज पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। प्रमाता मीन्स नोअर, इसे ज्ञाता भी कहा जाता है कई जगह। नॉलेज इज द एट्रीब्यूट ऑफ द सोल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का गुण है, और आत्मा को न्याय दर्शन में एक ज्ञाता के रूप में स्वीकार किया गया है। इन न्याय फिलॉसफी सोल इज अ नोअर। वैलिड नॉलेज कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन one is acquiring knowledge. One who is acquiring knowledge is called प्रमाता और knower, क्योंकि नॉलेज के लिए जरूरी है कि कोई हो। जब कोई होगा ही नहीं, इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज नेसेसरी फॉर अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग टू अटेन नॉलेज,
जैसे अगर एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है ही नहीं तो नॉलेज किसको गेन हो रहा है, कौन है जो नॉलेज को गेन कर रहा है। सो नोअर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन नॉलेज। सेकेंडली, प्रमेय, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इसे गे वस्तु भी कहते हैं, गे वस्तु, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको नॉलेज हमेशा किसी ना किसी वस्तु का ही होगा। जब आप मुझसे कहेंगे कि आपने ज्ञान प्राप्त किया या यू अटेन द नॉलेज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉलेज ऑफ व्हाट, या नॉलेज ऑफ विच, आपने कौन सी किसकी क्या नॉलेज गेन की है, क्योंकि नॉलेज इज ऑलवेज related to some object. No knower can have knowledge of nothingness. कुछ है ही नहीं। अब मैं कहूँ मुझे ज्ञान मिल गया लेकिन कुछ था ही नहीं, बस ज्ञान मिल गया, पॉसिबल ही नहीं है। शून्य का ज्ञान कैसे हो सकता है, नथिंगनेस का ज्ञान कैसे हो सकता है। सो knower attains knowledge only when there is an object before him. The object of knowledge is called प्रमेय और गे ऑब्जेक्ट यानी गे वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये बहुत जरूरी है। थर्ड है प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है ऑब्जेक्ट भी है, नोअर भी है। अब अगर आपके पास मीडियम नहीं है कि हम नॉलेज कैसे गेन करें, द मीन्स ऑफ नॉलेज, तो आप नॉलेज कैसे गेन करेंगे। So even after a knower and object remain, the attainment of knowledge is not possible unless there is no means of knowledge. The means by which prama is received is called praman. तो there are three factors जिसकी सिग्निफिकेंस आप नोटिस कर सकते हैं कि हाँ अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग है तो हम प्रोसेस का, नॉलेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं आप्रमा के बारे में। सो आप्रमा के अंदर हमने पढ़ी थी तीन चीजें, डाउट, एरर एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग, संशय, भ्रम और तर्क। तो पहला है संशय। संशय आप सबको पता ही है कि एक नॉर्मल वर्ड है जिसे हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। सो व्हेन अ माइंड गेट्स स्टक इन द मिडल ऑफ द डायलेमा, इट कम्स इनटू डाउट। एन आइटम इज एन एप्पल और अ बॉल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउट। कि जब दो वस्तु या दो स्थितियों या कोई भी दो घटनाओं के बीच हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्लियरिटी नहीं मिलती हमको कि ये क्या है या फिर ये है, हम एक तरह से एक दुविधा में फंसते हैं, ठीक है, तो वो होता है डाउट। या जैसे मैं एग्जांपल दूं कि सर्दी का टाइम है, फॉग है, फॉग के उस टाइम हमें कुछ ऐसे पिलर टाइप का दिख रहा है, बट आई एम नॉट क्लियर दैट दिस इज अ पिलर और अ ह्यूमन बीइंग, कि ये और अ ट्री, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये एक स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे, उसका पिलर है या फिर कोई ट्री लगा हुआ है वो है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है। तो दिस इज अ स्टेट ऑफ डाउट। विपर्य मीन्स होता है बेसिकली भ्रम, दो चार वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं, भ्रम हो गया, इल्यूजन, एरर, विपर्य। तो ये है क्या, रॉन्ग परसेप्शन इज इल्यूजन। आपको जब आप अपनी सेंसेस के थ्रू कोई चीज परसीव तो कर रहे हैं लेकिन वो परसेप्शन करेक्ट नहीं है तो उसे हम कहते हैं इल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग द रोप एज अ स्नेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन, क्योंकि रस्सी में जब हम सांप देखते हैं ये एक इल्यूजन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हम देख तो रहे हैं, हमारी आइज तो सही काम कर रही है लेकिन फिर भी जो परसेप्शन है वो रॉन्ग है, इसलिए दिस इज अ स्टेट ऑफ इल्यूजन। जैसे मिराज, रेत में पानी का देखना, वो भी एक इल्यूजन का स्टेट है। सो एरर इज रिगार्डेड एज मिस एप्रीहेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लास्ट इज तर्क, hypothetical reasoning or we can say hypothetical argument. Through तर्क something is proved indirectly. कभी कभी तर्क क्या, देखो जब हम कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जहाँ धुआं है वहाँ धुआं है तो वहाँ पे आग भी है। अब कोई कहता है कि नहीं धुआं है तो क्या हुआ, वहाँ आग होना जरूरी नहीं, वो कहते हैं कि नहीं,
क्योंकि वहाँ पे धुआं है और जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, ये हमने आर्गुमेंट दिया, तर्क दिया, इसलिए हम इस बेस पे कहते हैं कि हाँ जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी। बट इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन एंड प्री सपोजिशंस, ये क्योंकि फिक्स नॉलेज नहीं है, ये कोई सर्टेन नॉलेज नहीं है। कई जगह हमें धुआं दिखता है बट आग नहीं दिखती, या आग दिखती है तो धुआं नहीं दिखता है। अभी ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं। सो करेक्ट एंड सर्टेन नॉलेज इज नॉट अचीव्ड बाय तर्क और हाइपोथेटिकल रीजनिंग बिकॉज इफ एंड देन स्टेटमेंट। इफ एंड देन स्टेटमेंट मीन्स होता है कि इफ देयर इज अ स्मोक देन देयर इज अ फायर। तो इफ एंड देन स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉलेज, ये हमें वैलिड नॉलेज नहीं देता। सो इट इज प्लेस्ड इन कैटेगरी ऑफ अप्रमा, इसलिए हम इसे अप्रमा की कैटेगरी में रखते हैं। तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्याय। अगर आपको ये क्लियर है तो इसके बाद जब हम उसके प्रमाण पढ़ेंगे परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो यथार्थ ज्ञान है, ये प्रमा अप्रमा, ये वर्ड बार बार यूज होंगे। तो अगर आपको ये बेसिक क्लियर होगा तो आगे की भी एपिस्टेमोलॉजी इजीली समझ में आ जाएगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।